गुड इवनिंग विद्यार्थियों। आप सभी को साइंस क्लासेस हालाकाट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 10वें वर्ग के रसायन विज्ञान चैप्टर 3 धातु और अधातु को पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोगों को पढ़ते समय कुछ भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। तो पाठ की नाम है धातु और अधातु, माने मेटल एंड नॉन। तो धातु और अधातु किसे कहते हैं, इसके बारे में जानने से पहले हम लोग एक चीज के बारे में जानते हैं कि तत्व कहते हैं किसको। ठीक है ना, सबसे पहले तत्व के बारे में जानते हैं, उसके बाद धातु और अधातु को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखा गया है कि तत्व मतलब एलिमेंट कहते किसको। ठीक है ना, तो कहता है हम लोग तत्व का परिभाषा कि तत्व वैसा शुद्ध पदार्थ है जिसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, कौमा उसे क्या कहते हैं जी, हम लोग तत्व कहते हैं। मतलब तत्व एक शुद्ध पदार्थ है, इसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। मतलब सरल शब्दों में कहिए तो तत्व केवल एक ही पदार्थ का बना होता है। अब इसके उदाहरण में देखेंगे, मतलब इसका मुख्य उदाहरण है हम लोग का सोना, चांदी, सोडियम ना। सोना जिसका संकेत होता है Au, चांदी जिसका संकेत होता है Ag और सोडियम जिसका संकेत होता है Mg। आप लोग इन सबों का संकेत भली भांति जानते होंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं ना कि बोल रहा है हम लोग का कि प्राकृतिक में जो उपस्थित होते हैं तत्व, माने हम लोग का तत्व कहता है कि तत्व का मुख्य स्रोत क्या है। तो बोला जाता है कि तत्व का मुख्य स्रोत भू प्रकृति है। मतलब तत्व प्राकृतिक रूप से भू प्रकृति में उपस्थित रहते हैं। अब इनमें से कुछ तत्वों को प्रयोगशाला में बनाया गया है और कुछ तत्व प्राकृतिक रूप में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो हम लोग आगे बात करते हैं इसी के बारे में, मतलब तत्वों के बारे में। अच्छा, हम लोग को एक देखें, यहाँ पर तो बोला है कि भौतिक एवं रासायनिक ना, माने यदि पीछे हम लोग देखें तो बोल रहा है कि हम लोग कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जिससे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त तो नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग समझते हैं कि यह भौतिक विधि क्या है और रासायनिक विधि क्या है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि भौतिक विधियां क्या है। यहाँ पर लिखा है तत्वों पर लागू होने वाली सामान्य भौतिक क्रिया। सामान्य भौतिक क्रिया एक में है हम लोग का काटना, एक में है हम लोग का काटना, दो में है हम लोग का पिघला और तीन में हम लोग का है गर्म करके पिघलाना और चौथे नंबर में है चुंबक से अलग करना। ठीक है ना, यह तो हो गई भौतिक विधियां ना। समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। कह रहा है कि यदि लोहे को पीट पीट कर पाउडर बारीक बना दिया जाए या उसे पिघला दिया जाए, मतलब एक लोहे धातु लेते हैं और उसको हम लोग पीट पीट कर बारीक पाउडर बना दे या उसको हम लोग पिघला दे। ठीक है ना, या इसके बाद भी पाउडर के चूर्ण को छोटे कर लोहा का ही कण ही रहेगा। मतलब कह रहा है हमने, इसका कहने का अर्थ यह है कि हम लोग लिए हैं लोहे धातु, अब उसको बारीक पीट कर बारूद बना दिया जाए या बुरादा बना दिया जाए, या तो कहिए उसको हम लोग क्या कर दिया जाए, हम लोग ये पिघला दिया जाए ना। लेकिन उसके जो बारीक कण होंगे वह लोहे के ही कण होंगे। ठीक है ना, वह किसी अन्य तत्वों के कण में परिवर्तित तो नहीं होंगे। मतलब लिए है लोहा, अब इसको पीट पीट कर या इसको हम लोग पिघला कर हम लोग इसके आकार को रूपांतरित कर दिए, तो यह लोहा से यह कोई और तत्व हो जाएगा या लोहा से यह सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है ना, तो वही कहता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है ना, कि पीटने या इसके पाउडर बना देने से वह कुछ अलग नहीं हो जाएगा, उसमें भी लोहे का मूल गुण पाया जाता है। ठीक है ना, कैसा, तो यह हो गया भौतिक विधियां। लेकिन भौतिक विधियां का परिभाषा यह कहता है कि वैसे पदार्थ, मैंने कहता है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थों के आकार एवं अवस्था बदलता है। क्या बदलता है जी हम लोग, आकार एवं अवस्था।
माने यदि भौतिक विद्या का परिभाषा देखा जाए हम लोग को तो कहना है कि भौतिक विद्या की परिभाषा कहना है कि वैसा पदार्थ ना, वैसा पदार्थ जिसमें वैसा पदार्थ सॉरी ना वैसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थों के आकार एवं अवस्था बदलता है। ठीक है ना। कहता है हम लोग का भौतिक विद्या की परिभाषा तो है, तो कहता है वैसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थों के आकार एवं अवस्था बदलता है लेकिन उसका रासायनिक गुण नहीं बदलता है, माने उसका रासायनिक गुण हम लोग का सेम ही रहता है। ठीक है ना। यदि लोहा है तो लोहे को हम लोग मान रहे हैं कि पिघला दे रहे हैं, चाहे इसको बारीक हम लोग हथौड़े से मारकर चूर्ण बना दे रहे हैं ना, तो उसका आकार बदल गया, अवस्था भी बदल गया। ठीक है ना। माने यदि पिघला है तो उसका अवस्था बदल गया ना जी, माने यदि ठोस है पिघलाएंगे तो उसको क्या हो गया, द्रव में हो गया। ठीक है ना। तो वही कह रहा है आकार एवं अवस्था बदलता है लेकिन उसका रासायनिक गुण नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग जी, भौतिक विद्या कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं अब हम लोग की रासायनिक विद्या क्या है ना। तो कहता है रासायनिक विद्या क्या है, तो कहता है तत्वों पर होने वाले रासायनिक प्रयोग ना कह रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी तत्व लेंगे, अब उसे किसी तेजाब में घोलेंगे ताकि उसमें कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं हो। फिर भी नहीं अगर फिर भी करते हैं दूसरा चीज तो करें कि किसी दूसरी चीज के साथ कभी करेंगे, जलाना यानी जलाएंगे। ठीक है ना। या तीसरे में कह रहा है कि विद्युत धारा को क्या करेंगे, जमीनों को प्रवाहित करेंगे। अब उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पर लेते हैं शुद्ध सोने ना, माने शुद्ध सोने को लेते हैं जिसका संकेत क्या होता है जी, ए। कह रहा है यदि शुद्ध सोने एयु को किसी बहुत शक्तिशाली केमिकल तेजाब में भी घोल देंगे ना, मैंने कह रहा है इसके कहने का अर्थ है कि यदि शुद्ध सोने को लेते हैं और हम लोग किसी बहुत शक्तिशाली तेजाब या कोई भी केमिकल हो उसकी सहायता से इसे रासायनिक रूप से सोने के परमाणु को तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं जी, तोड़कर ना, कोई दूसरा तत्व नहीं प्राप्त बनाया जा सकता है। मैंने कहने का अर्थ है यहाँ पर कि हम लोग सोने के जो तत्व लिए हैं यदि उसको रासायनिक विधि द्वारा हम लोग किसी तरह तोड़ दे रहे हैं ना तो वो दो भागों में टूट जाएगा, लेकिन उसके जितने भी परमाणु होंगे क्या वे अलग अलग तत्वों के हो जाएंगे कि वही रहेंगे सोने ना। तो कह रहा है कि ना उसके कोई भी तत्व नहीं बनाया जा सकता, मतलब किसी दूसरा तत्व नहीं बनाया जा सकता। भले से आप तोड़ सकते हैं रासायनिक विधि द्वारा, लेकिन उस तत्व को आप किसी अन्य तत्व में बदल नहीं सकते। ठीक है ना। तो यही कहता है कि तत्व वैसा शुद्ध पदार्थ है जिससे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। तो कहता है हम लोग कि तत्वों के मुख्य स्रोत एवं वर्गीकरण, मतलब तत्वों को मुख्य रूप से कहां से प्राप्त किया जाता है, तो हम पहले ही बताएं कि तत्वों का मुख्य स्रोत वह जो है कि भू प्रॉपर्टी है, मतलब हम लोग का क्या है जी, भूमिगत सतह। पता है तत्वों का मुख्य स्रोत भू प्रॉपर्टी, भूमि की पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी है जहां से प्राकृतिक रूप से तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। मैंने कहने का अर्थ यह है कि जो भी हम लोग तत्व प्राप्त करते हैं वह हम लोग भू प्रॉपर्टी से प्राप्त करते हैं। अब कहता है कि कुछ तत्व हम लोग को क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं और कुछ अशुद्ध होते हैं। मतलब उनके जो भूमि से प्राप्त होते हैं वे तत्व वह दो अवस्थाओं में पाई जाती है, एक स्वतंत्र अवस्था और एक संयुक्त अवस्था। ठीक है ना। जो धात्विक बहुत कम क्रियाशील होती है वह पृथ्वी के में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, पृथ्वी की में स्वतंत्र अवस्था पाई जाती है। लेकिन जो अत्यधिक क्रियाशील है जैसे कि हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम, लोहा, यह सब होता है अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए इसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां होती है। जैसे धातु के ऑक्साइड, धातु के सल्फाइड या धातु के कार्बोनेट होते हैं और इनको शुद्ध कर हम लोग इनसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर कहा कि मुख्य वर्गीकरण, माने प्राप्त तत्वों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, धातु और अधातु। ठीक है ना। माने तत्वों को ही हम लोग दो वर्गों में बांट देते हैं, एक धातु और एक क्या जी, अधातु।
तो धातु और अधातु का परिभाषा जानने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि तत्वों की मतलब तत्वों की नहीं सॉरी ना, हम लोग पढ़ते हैं कि तत्वों का सामान्य गुण, ठीक है ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि तत्वों का सामान्य गुण क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तत्वों के सामान्य गुण ना, कहता है तत्वों का सामान्य गुण, तो इसको डैश लिखेंगे, मतलब लिखेंगे हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या जी एलिमेंट है ना। तो चलिए कहता है कि तत्वों का सामान्य गुण निम्नलिखित। अब पहले आप देखते हैं, बोल रहा है यहाँ पर कि तत्व केवल एक ही पदार्थ का बना होता है, तत्व केवल एक पदार्थ का बना होता है। कहने का इसका अर्थ है कि यदि जो भी तत्व हम लोग लिए हैं वह केवल एक ही पदार्थ होगा, उसको कितने भागों में आप तोड़ दीजिए उनसे कोई अन्य पदार्थ बनने वाला नहीं है, इसलिए कह रहा है कि तत्व केवल एक ही पदार्थ का बना होता है। दूसरे नंबर में चलते हैं तो कहता है इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। किसको जी? तो तत्व को ना। मैंने कहता है कि तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा आप दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो कि हम लोग पिछले स्लाइड में सीखे कि भौतिक विधि और रासायनिक विधि द्वारा। अब कह रहा है हम लोग कि इस 3 नंबर में ना कह रहा है कि इसका सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? हम लोग परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है जी? परमाणु। माने तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण होता है वह क्या होता है जी? हम लोग का परमाणु, ठीक है ना। यदि तत्व को बहुत बारीक 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 तोड़ दिया जाए ना तो उसका जो सबसे छोटा कण या सूक्ष्मतम कण कहिए तो वह क्या निकलता है जी? तो परमाणु निकलता है। क्या निकलता है? परमाणु। चलिए अगला स्लाइड में समझते हैं तत्वों के और सामान्य गुण। तो कहता है किसी तत्व का संकेत, 4 नंबर में बोल रहा है किसी तत्व का संकेत केवल एक परमाणु को व्यक्त करता है। मान ले रहे हैं हम लोग लिए हैं लोहे धातु जिसका संकेत क्या है जी? यम। अब इसके हम लोग बारीक कण तोड़ दिए, अपने भाषा में समझिए तो हम लोग अपने माध्यम से इसके बारीक कण तोड़ दिए हैं, मतलब हम लोग इसके छोटे 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 कण में तोड़ दिए। अब कह रहा है कि किसी भी तत्व का संकेत या किसी तत्व का संकेत केवल एक परमाणु को सूचित करता है, चाहे व्यक्त करता है। जो यहाँ पर छोटे छोटे कण टूटे हैं इसको भी क्या कहेंगे हम लोग? इसको क्या कहेंगे जी हम लोग? इसको भी सभी को हम लोग परमाणु कहेंगे, ठीक है ना। सभी को परमाणु कहेंगे। अब कह रहा है हम लोग माने कि यह भी, अब यह केवल एक ही तत्व को संकेत करता है। क्यों? क्योंकि सभी परमाणु एक दूसरे के क्या होते हैं? समान। क्योंकि वे सब जितने भी परमाणु छोटे छोटे कणों में टूटे हैं वे सब किसके परमाणु हैं? तो लोहे का है। क्या है जी? लोहे। मतलब आप जो भी तत्व ले, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। कहता है एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु, मतलब यह एक तत्व है। अब इसके छोटे छोटे परमाणु तोड़ दिए हैं तो बोलता है एक ही तत्व के सभी परमाणु एक दूसरे के सदृश होंगे। माने इस परमाणु में जो गुण पाया जाएगा, लोहे में क्या गुण पाया जाता है कि यदि चुंबक ले जाइएगा तो जो लोहा धातु रहता है वह चुंबक में चिपक जाता है, ठीक है ना। यदि लोहा को ऑक्सीजन में मतलब खुले वातावरण में छोड़ दीजिए तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का एक अपने परत जमा रहता है जिसे जंग कहते हैं ना। तो एक होता है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु एक दूसरे के क्या होते हैं? सदृश होते हैं। ये इसका जो यह परमाणु है अब इसका जो गुण होगा यह सभी का गुण आपस में क्या होगा जी? समान। माने सभी एक ही प्रकार से कार्य करें, ठीक है ना। 6 नंबर में चलते हैं तो कहता है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब कहिए कि यहाँ पर एक ही तत्व लिए हैं, अभी लोहा लिए हैं, मान ले रहे हैं क्या जी? Ag। Ag किसे कहते हैं जी? हम लोग चांदी को कहते हैं। इसको कहते हैं जी चांदी। अच्छा चांदी का आप लोग आभूषण पहने होंगे या पहनते होंगे या कोई कोई पहने होंगे, ठीक है ना। तो चलिए मान है कि चांदी को हम लोग बारीक कणों में तोड़ दिए, मतलब इसके सबसे सूक्ष्मतम कण में तोड़ दिए, सबसे छोटे छोटे कण में तोड़ दिए ना। अब यह कहा जाएगा कि यह किसका कण है? कि हम लोग का चांदी का कण है। अब जो चांदी का कण है इसमें तो चांदी का ही गुण रहेगा। अच्छा यह कण और यह कण दोनों
आपस में समान होंगे, माने चांदी के कण और लोहे का कण इन दोनों का गुण दोनों एक ही हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पदार्थ लिए हैं वह अलग अलग पदार्थ है, एक लोहा है तो एक चांदी है। लोहा का अलग गुण होता है, अलग स्वभाव होता है, चांदी का अलग गुण होता है, अलग स्वभाव होता है। ठीक है ना? तो वही कह रहा है हम लोग का कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब उनका भिन्न भिन्न। ठीक है ना? यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए अगला पेज में चलते हैं तो पढ़ते हैं अब धातु और अधातु। ठीक है ना? तो कहता है हमने कि तत्वों के मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, एक धातु और दूसरा क्या होता है जी? अधातु। उपधातु हम लोग अलग से पढ़ते हैं। ठीक है ना? हालांकि उपधातु तत्वों का ही प्रकार है, लेकिन हम लोग तत्व को मुख्यतः दो वर्गों में बांटते हैं, एक तो धातु, एक क्या जी? अधातु। अब यह बांटा क्या है? तो तत्वों का वर्गीकरण किया है, इसीलिए एक में धातु, दो में अधातु और तीन में उपधातु बना दिया है। लेकिन तत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धातु और अधातु। तो चलिए परिभाषा समझते हैं। धातु मतलब मेटल। धातु कहते किसको है? तो कहता है वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके, इलेक्ट्रॉन त्याग करके ना, माने उसको त्याग करता है और धन आयन में बदलने की क्षमता रखता है। किसमें जी? धन आयन मतलब बोनस बनाने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं जी? हम लोग धातु कहते हैं। वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन में बदलने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं जी? हम लोग धातु। ठीक है ना? अब इसके एग्जाम्पल माने जैसे हम देखेंगे तो सोडियम यह हम लोग एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो +1 बनाता है। मैग्नीशियम यह दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो +2। कैल्शियम Ca इसका संकेत होता है, इसका हम समझ जाता है +2। एल्युमिनियम यह भी क्या है हम लोग का? धातु। ठीक है ना? अब आगे समझते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन धातु का एक और परिभाषा हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? धातु कहता है कि वैसा तत्व, वैसा तत्व ना जो, वैसा तत्व जो विद्युत, वैसा तत्व जो विद्युत, उष्मा, तन्यता एवं अघातवर्धनीयता, का गुण पाया जाता है। माने तत्व अगर दूसरी परिभाषा देखें तो कहता है कि वैसा तत्व जो माने जिसमें विद्युत एवं उष्मा का चालक, माने उससे विद्युत धारा एवं उष्मा का क्या होती है? चालक होता है। साथ ही तन्यता एवं आघातवर्धनीयता हो, माने तन्य हो और आघातवर्धनीयता मतलब इससे हम लोग का हथौड़ा से प्रहार किया जाए या किसी भी चीज से प्रहार किया जाए तो उसमें क्षमता हो सहने की। ठीक है ना? वह भंगुर या झुरझुरा न हो, उसी को कहते हैं आघातवर्धनीयता। मैंने कहा था वैसा तत्व जो विद्युत एवं उष्मा का चालक हो, साथ ही तन्यता एवं आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग जी? धातु कहते हैं। अब धातु में यह सब आ जाएगा हम लोग का सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम इत्यादि। ठीक है ना? यह धातु का दूसरा परिभाषा हुआ। और धातु कहता है कि वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में बदलने की क्षमता रखता है, उससे क्या कहते हैं जी? हम लोग अधातु कहते हैं। ठीक है ना? जैसे में हो जाएगा नाइट्रोजन, अब N-3 होता है, ऑक्सीजन इसका -2, क्लोरीन इसका -1 और इस सल्फर का क्या होता है जी? -2। मैंने कहता है अधातु किसे कहते हैं? तो कहता है वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन में बदलने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं जी? अधातु कहते हैं। क्या इसका दूसरा परिभाषा देखा जाए तो कहेंगे कि वैसा तत्व जो विद्युत उष्मा का कुचालक हो एवं जिसमें तन्यता एवं आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता हो, उसे क्या कहते हैं जी? हम लोग अधातु कहते हैं। ठीक है ना? अब चलिए इतना तो समझ लिए होंगे। अब चलते हैं 3 नंबर में, मतलब स्टार में ना। अब देखते हैं कि इसका दूसरा कौन है, तो हम लोग उपधातु में देखो, मतलब मेटल वाइड्स ना। तो उपधातु किसे कहते हैं? तो कहता है वैसा तत्व ना, वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण विद्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं जी? हम लोग उपधातु कहते हैं।
मतलब वैसा तत्व, यह उपधातु है तो एक तत्व है, लेकिन इसमें धातु और अधातु दोनों का गुण विद्यमान होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं जी हम लोग? उपधातु कहते हैं। जैसे हो जाएगा बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम एवं टेल्यूरिनियम। टेली टेल्यूरिनियम ना, टेल्यूरिनियम, ठीक है ना। मैंने उपधातु कहता है कि वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण विद्यमान हो, उसे क्या कहते हैं जी हम लोग? उपधातु कहते हैं। जैसे में आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, पोलोनियम एवं टेल्यूरिनियम है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो उतारना चाहते हैं तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर उतारा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग अब समझते हैं कि धातु के भौतिक गुण होता है ना, धातु का भौतिक। अगला स्लाइड में चलते हैं तो हम लोग देखेंगे कि धातु के भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या जी हम लोग का? मेटल। इसका जी हम लोग मेटल ना, माने धातु का भौतिक गुण क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ना। पहले का सबसे पहले आता है भौतिक अवस्था। क्या आता है हम लोग का? भौतिक अवस्था। मतलब इसका परिभाषा कहिए तो धातु का भौतिक गुण निम्नलिखित है। पहले में आता है हम लोग का भौतिक। अब भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल स्टेट, तो कहता है हम लोग का सामान्यतः सभी धातुएं ठोस होती है। कैसे होती है जी? ठोस होती है। यहाँ पर कुछ धातुओं का चित्र होगा, आप लोग देख सकते हैं ना। सामान्यतः धातुएं कैसे होती हैं? ठोस होती है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जितने भी धातु होंगे वह कैसे होंगे हम लोग का? ठोस होंगे। यहाँ पर ठोस दिखता होगा सिर्फ पारा को छोड़कर। किसको छोड़कर जी? पारा को। यहाँ पर भी हम लोग का पारा या मरकरी है, यहाँ पर सोडियम है और यहाँ पर क्या है जी हम लोग का? पोटेशियम, ठीक है ना जी। यहाँ पर देख रहे हैं लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, जस्ता है, पारा है और क्या है जी? सीसा, ठीक है ना। तो कह रहा है भौतिक अवस्था, तो बोल रहा है कि सामान्यतः सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन इसमें भी आ जाता है अपवाद। क्या आ जाता है जी हम लोग का? अपवाद। अब अपवाद में देखेंगे तो पारा या मरकरी जिसका संकेत होता है Hg। अब कहता है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है जी? द्रव। भौतिक अवस्था में कह रहा है हम लोग का धातु के भौतिक अवस्था में सबसे पहले फर्स्ट नंबर में ना कि भौतिक अवस्था, तो बोल रहा है हम लोग का धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। मैंने सामान्यतः धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। अपवाद में पारा या मरकरी हो गया जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका संकेत है। अब यहाँ पर पारा देख रहे होंगे जो कि एक स्लाइड पर रखा गया है। इसमें देख रहे होंगे कि कुछ लिक्विड की तरह जो ठोस है वह स्वयं ठोस है, जैसे जास्ता हो गया, एल्युमिनियम हो गया, वे आप लोगों को ठोस रूप में देख रहे होंगे। यहाँ पर भी मरकरी है, मतलब यहाँ पर भी पारा है। अब इसको एक बीकर में रखा गया है, जिसे देख रहे हैं हम लोग क्या है जी? द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना। तब यहाँ से प्रश्न उठता है, बोलता है कि वह कौन सा धातु है जो कमरे की ताप की अवस्था में या कमरे की तापमान की अवस्था में द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कौन तत्व है जी वह? तो पारा या मरकरी, जिसका संकेत क्या होता है जी? तो Hg होता है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं दूसरी बात में ना, मैंने धातु के भौतिक अवस्था में दूसरे नंबर पर चलते हैं। तो बोलता है कठोरता के बारे में, मतलब हार्डनेस के बारे में। तो बोलता है कि धातुएं कठोर होती है। कैसे होती है जी? कठोर। माने जितनी भी धातुएं होती है वे क्या होती है जी हम लोग का? कठोर होती है। मतलब ये तो उसमें हम लोग मुलायम नहीं होता है, द्रव मुलायम नहीं होता ना। तो चलिए कहता है कि धातुएं कठोर होती है। अपवाद में आता है हम लोग का सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम है और क्या है जी? पोटेशियम। मुलायम धातु, कैसे भी धातु है जी हम लोग का? मुलायम। यहाँ पर देखेंगे सोडियम और पोटेशियम। बोल रहा है हम लोग का अपवाद में कि सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। किससे काटा जा सकता है? चाकू से। यहाँ पर जो सोडियम है ना और पोटेशियम, इन्हें चाकू की सहायता से आराम से काटा जा सकता है, ठीक है ना। अब कहता है कि सोडियम और पोटेशियम धातु बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, इसलिए इन्हें किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। इन दोनों को कहाँ रखा जाता है जी हम लोग को? किरोसिन, किरोसिन या कहिए हम लोग तो मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, कैसा? किन दोनों को? तो सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है 3 नंबर में ना कि विद्युत चालकता माने इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी ना,
माने विद्युत चालकता कहता है कि धात्विक विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं जी हम लोग को, सुचालक। माने धातुओं से विद्युत धारा प्रवाहित तो किया जा सकता है। जैसे कि देखे होंगे आप लोग घरों में जो तार लगता है, अधिकांश तार कॉपर का लगता है। किसका लगता है जी, तो कॉपर का। कॉपर क्या है, एक धातु है। एल्युमिनियम का भी तार आता है, वो भी लगता है। अब कहता है हम लोग का जो विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है वह कौन धातु है, तो होता है हम लोग का एजी। एजी मतलब क्या जी, हम लोग का चांदी। क्या होता है जी, चांदी। इससे विद्युत धारा मतलब यह विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। किसका सर्वोत्तम चालक है जी, विद्युत का सर्वोत्तम चालक, ठीक है ना। सर्वोत्तम माने इससे विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होता है। कौन से धातु से, तो यदि हम लोग चांदी का तार हो ना, तो उससे विद्युत धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन इसमें भी आ जाता है हम लोग का अपवाद। क्या आ जाता है जी, अपवाद। अब कहता है लेड या शीशा, जिसका संकेत होता है पीबी। अब कहता है कुचालक धातु है कौन, लेड या शीशा। यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पर लेड या शीशा का क्या है जी, हम लोग का चित्र है। मतलब यह है लेड या शीशा। घरों में लगता है शीशा, वह शीशा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर यह एक क्या है जी, हम लोग धातु। तो कहता है अपवाद में कि लेड या शीशा यह कुचालक है, मतलब इससे विद्युत धारा प्रवाहित तो नहीं होता है, ठीक है ना जी। कौन में, तो हम लोग का लेड या शीशा। चलिए अगला नंबर चलते हैं। तो विद्युत धनात्मकता मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ना, तो बोलता है धातुएं विद्युत का धनात्मक होती है। माने धातुएं धनात्मकता होती है, धातुएं विद्युत का धनात्मक होती है, जिससे होकर विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित तो किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अब कहता है हम लोग का धात्विक चमक। क्या बोलता है जी, धात्विक चमक। तो बोलता है कि धात्विक चमक मतलब मेटालिक लक्षण ना, कहता है कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। किसमें जी, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिससे क्या होता है जी, हम लोग को धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं जी, धात्विक चमक कहते हैं। आप लोग पहनते होंगे सोना, कोई पहनते हैं, अधिकांश लड़कियां बहुत पहनती है सोना चांदी के जितने भी हम लोग आभूषण है वे पहनता है, हालांकि लड़के भी पहनते हैं, ठीक है ना। तो जो सोना और चांदी है उसमें एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, हम लोग चमक पाई जाती है ना। जैसे कि और भी हम लोग का धातु है तो उसमें भी चमक पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर में देखते हैं कि धातु ध्वनि मतलब मेटालिक साउंड। तो कहता है धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। किससे, धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे क्या बोलते हैं जी, धात्विक ध्वनि होते हैं। क्या बोलते हैं जी, धात्विक ध्वनि होते हैं ना। आप लोग गए होंगे मंदिर में ना, भगवान जी का दर्शन कर रहे हैं, तो आप लोग कभी ना कभी देखे होंगे कि वहां पर घंटी टंगा होता है, तो आप लोग ऐसे हाथों से करते हैं, उसमें से एक विशेष प्रकार की क्या आवाज सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है, वही है धात्विक ध्वनि, ठीक है ना। कैसा, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो कहता है हम लोग का तन्यता। क्या होता है जी, तन्यता या तनन संबंध ना, मतलब बोलता है कि तन्यता या तनन संबंध। फिर से इसको देखते हैं तो बोलता है ना टेंसाइल स्ट्रेंथ ना, कहता धातुएं तन्य होते हैं, अर्थात इनसे लंबी तार या चादर बनाया जा सकता है। किनसे, हम जी धातु से। माने धातुएं तन्य होते हैं अर्थात इनसे लंबी तार या चादर बनाया जा सकता है। यदि धातुएं तन्य न हो तो उनसे लंबी तार या चादर नहीं बनाया जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि ऊपर जो घरों में लगाया जाता है छत, उसमें टीने का लगाया जाता है, वह सब धातुएं का होती है। यदि उनको पीट कर पतला चादर ना बनाया जाए तो उनसे चादर नहीं बनाया जा सकता है और ना ही तार बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो धातुएं तन्य होती है, इसीलिए उनसे हम लोग चादर या लंबी तार बनाया जा सकता है। यदि इतना समझ लिए होंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर या बाद में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब कहता है आघातवर्धनीयता। क्या होता है जी, आघातवर्धनीयता माने मैलिएबिलिटी। धातुएं आघातवर्धनीय होते हैं अर्थात इन पर प्रहार करने से यह चूर चूर या भंगुर नहीं होते हैं। कौन, धातु। यह सिर्फ धातुओं में ही गुण पाया जाता है, ठीक है ना, और धातुओं में गुण नहीं पाया जाता है। तो बोलता है कि धातुएं आघातवर्धनीय होते हैं अर्थात इन पर प्रहार करने पर यह चूर चूर या भंगुर नहीं होते हैं। कौन चीज, तो धातु।
ठीक है ना। अब कहता है आगे देखेंगे तो कहता है मिश्र धातु। अब कहता है धातु मिश्र धातु का निर्माण करती है। कौन जी? धातु मिश्र धातु का निर्माण करती है। अब इसके एग्जांपल में थोड़ा सा देखते हैं ना, जैसे में आप लोग का नाम सुने होंगे पीतल। क्या सुने होंगे जी? पीतल। तो यह किसका किसका मिश्रण होता है? तो यह होता है कॉपर प्लस किसका जी? हम लोग का जिंक का मिश्रण होता है। इन दोनों के मिश्रण को ही क्या कहते हैं हम लोग? पीतल कहते हैं। क्या कहते हैं जी हम लोग को? पीतल। अब आप लोग एक और नाम सुने होंगे कांसा। क्या सुने होंगे जी? कांसा ना। तो यह कहता है यह किस किस तत्वों का मिश्रण होता है? तो यहाँ पर होता है कॉपर और होता है हम लोग क्या जी? टीन। मतलब ये से ना ऐसा देखिए ना, यह स्टेरम होता है, टीन का लैटिन नाम। ठीक है ना। अच्छा देखिएगा, कॉपर क्या धातु है? हाँ है। टीन क्या धातु है? हाँ है। तो ठीक है ना, मतलब कहता है मिश्र धातु कब बनेंगे? तो कहता है धातु ही मिश्र धातु का निर्माण करती है। ठीक है ना। कौन सी? धातु ही केवल मिश्र धातु का निर्माण करती है। ठीक है। यदि इतना समझ में आया होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि अधातु के भौतिक, किसके गुण जी? अधातु के भौतिक। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है ना। अधातु के भौतिक। अधातु के भौतिक गुण को समझाने से पहले हम एक बार फिर से अधातु का परिभाषा को आप लोगों के पास याद दिला रहे हैं ना। कहता है कि वैसा पदार्थ, अधातु का ना, अधातु का परिभाषा बोलता है कि वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदलने की क्षमता रखता है उसे क्या कहते हैं जी? अधातु कहते हैं। अथवा इसका एक और परिभाषा दे सकते हैं कि वैसा तत्व जो विद्युत उष्मा का सुचालक नहीं होता है, मतलब कुचालक होता है, तथा जो आघातवर्धनीयता तथा तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है उसे क्या कहते हैं जी? हम लोग अधातु कहते हैं। ठीक है ना। अधातु विद्युत एवं उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है ना। अब देखते हैं पहला नंबर में इसका कहता है कि भौतिक अवस्था, तो बोलता है कि अभी तक 22 अधातु का खोज हो चुका है। कितने जी हम लोग? 22। मतलब हम लोग लगभग कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? तो 118 से अधिक या 118 लगभग खोजे जा चुके हैं। ठीक है ना। अब उन्हीं में से धातु और अधातु को छाटा गया। तो कह रहा है कि 118 में से हम लोग अभी तक कितने खोजा जा चुका है जी? 22। 118 से कितने धातु है जी? 22। अब कहता है जिनमें से 11 गैस, 11 किसमें? गैस, 10 ठोस तथा एक द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो कि वह तत्व कौन सा है जी? तो वह तत्व है ब्रोमीन। कौन सा तत्व है जी? ब्रोमीन। ठीक है ना। तो कहता है कि भौतिक अवस्था में अभी तक 22 धातु का खोज हो चुका है, जिसमें से 11 गैस, 10 ठोस तथा एक द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो कि वह है कौन तत्व जी? ब्रोमीन, जिसका संकेत होता है B। ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं। तो बोलता है कठोरता के बारे में, इसका अधातु के भौतिक गुण। 2 नंबर में बोलता है कठोरता। तो कहता है अधातुएं मुलायम होते हैं। कैसे होते हैं जी? मुलायम। ठीक है ना। बोले अधातुएं कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। ठीक है ना। अपवाद में आ जाता है हीरा सबसे कठोर धातु है। हीरा देखें जी आप लोगों डायमंड ना, तो हीरा की बात हो रही है तो कहता है हीरा सबसे कठोर अधातु है। और यह किसका अपरूप है? तो यह कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है जी? कार्बन। ठीक है ना। मैंने हीरे में कार्बन की मात्रा विद्यमान होती है। तो वह कहता है कठोरता के बारे में, तो अधातु मुलायम होते हैं। अपवाद में हीरा सबसे क्या है जी? हम लोग का कठोर अधातु। आगे चलते हैं तो आगे बात होती है विद्युत चालकता की ना। तो बोलता है कि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं जी? कुचालक। जो अधातु होते हैं ना वह विद्युत के कुचालक होते हैं। कहने का अर्थ है कि इनसे विद्युत धारा प्रवाहित तो नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। लेकिन इसमें भी अपवाद में आ जाता है ग्रेफाइट विद्युत धारा का क्या होता है जी? सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत धारा का क्या होता है जी? हम लोग को सुचालक होता है। ठीक है ना। कौन जी? ग्रेफाइट। ठीक है ना। अब ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे ना, पेंसिल का यूज करते हैं, तो उसमें जो यह नोक जैसा रहता है ना, जब आप लोग छीलते हैं तो उसमें जो नोक रहता है बीच में काले रंग का पदार्थ रहता है, वही है ग्रेफाइट। क्या है जी? ग्रेफाइट। तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है। और यह जो ग्रेफाइट होता है यह भी किसका अप्रूव है? तो यह भी कार्बन का अप्रूव है। किसका भी अप्रूव है जी? कार्बन। मैंने ग्रेफाइट में भी कार्बन की मात्राएं पाई जाती है। ठीक है ना। तो इतना समझ में आया होगा, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है विद्युत ऋणात्मकता, माने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, किसका? अधातु का।
किसका जी? अधातु। तो कहता है अधातु विद्युत के ऋणात्मक होती है। कब होते हैं जी? विद्युत के ऋणात्मक। ठीक है ना। मैंने कहिए अपवाद में आ जाता है हम लोग का हाइड्रोजन और कौन बन जाता है जी? कार्बन। और धातु में हम लोग का हाइड्रोजन भी आता है और कौन आता है जी? कार्बन। यह दोनों पॉजिटिव होती है। कार्बन जिसका संकेत तो होता है सी और इसका संयोजन होता है प्लस माइनस। तो यह हम लोग का अधातु के अंतर्गत आता है कौन? तो कार्बन ना। यह होते हैं हम लोग का अपवाद में। अब आता है धात्विक चमक। क्या जी? धात्विक चमक। तो कहता है अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होता है, माने अधातुओं में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। उसमें सोना या चांदी जैसे चमक हम लोग को नहीं देखने को मिलती है। किसमें जी? अधातुओं में। लेकिन इसमें भी आ जाता है अपवाद, ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन में धात्विक चमक होता है। किसमें किसमें जी? ग्रेफाइट और आयोडीन। इन दोनों को मुख्य रूप से याद रखते रहेंगे क्योंकि पूछता है ना कि बताइए वह कौन से अधातु है जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है। हाँ, एक बात और था, कहता है अधातु में पहले क्या हम लोग पढ़े हैं? सबसे पहले पढ़े हैं कि भौतिक अवस्था पढ़े हैं। कौन सा पढ़े हैं हम लोग? भौतिक अवस्था। इसमें अधातु के भौतिक गुण है ना। ठीक है ना जी। यहाँ पर देखे होंगे तो कहता है अभिधातु अभी तक 22 अधातु खोजे जा चुके हैं जिसमें से 11 गैस 10 ठोस और एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, बताइए वह कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा अधातु? तो क्या बोलेंगे हम लोग जी? ब्रोमीन। जो ब्रोमीन अधातु है वह कमरे के ताप पर कैसा अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए इन बातों को आप लोग क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। चलते हैं अब कहता है धात्विक ध्वनि। किसमें जी हम लोग? अधातु में। तो कहता है अधातु में धात्विक ध्वनि नहीं पाई जाती है, माने अधातु में धात्विक ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है। ठीक है ना। अधातु से धातु की ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है। ठीक है। चलिए यदि समझ में आ गया होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। कैसा? चले अगले विषय। अब कहता है तनन तन्यता या तनन संबंध। इसमें जी अधातु में तो अधातु तन्य नहीं होते हैं। अधातु तन्य नहीं होते हैं अर्थात इनसे लंबी तार या चादर नहीं बनाया जा सकता है। अधिकांश धातुएं हम लोग भंगुर होती हैं, या तो मुलायम होते हैं या तो भंगुर होते हैं। कुछ अधातुएं होते हैं और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अधिकांश अधातुएं क्या होती हैं? सॉरी पहले धातु बोल दिए। सॉरी अधिकांश अधातु क्या होते हैं जो हम लोग मुलायम या भंगुर होते हैं। ठीक है ना। इसलिए उनसे लंबी तार या चादर नहीं बनाया जा सकता है। किससे जी? अधातुओं से। किनसे? अधातुओं से। चलिए 8 नंबर में चलते हैं अघातवर्धनीयता। तो बोलता है अधातुएं अघातवर्धनीय नहीं होते हैं। अधातुएं अघातवर्धनीय नहीं होते हैं अर्थात इन पर प्रहार करने से यह चूर चूर हो जाते हैं या भंगुर हो जाते हैं। कौन जी? तो अधातुएं। कौन? अधातु। अब इसमें आता है हम लोग का अपवाद। कौन आता है हम लोग का? अपवाद ना। अब इसमें आता है हम लोग को अपवाद में क्या होता है? तो कहता है हीरा। कौन जी? हीरा सबसे कठोर अधातु। सबसे सबसे अच्छा नीचे मैंने कहता है अपवाद में आ जाता है किसका जी? हम लोग अघातवर्धनीयता के अपवाद में आ जाता है। अपवाद में कहता है हम लोग कि हीरा सबसे कठोर अधातु। सबसे कठोर अधातु कौन जी? हीरा ना। यानी इस पर हम लोग प्रहार कर सकते हैं। यदि करेंगे तो यह भंगुर या चूर नहीं होगा। ठीक है ना जी। कौन? तो अब कहता है मिश्र धातु। तो बोलता है अधातु मिश्र धातु का निर्माण नहीं करते हैं। मतलब अधातुएं मिश्र धातु का निर्माण नहीं करते हैं। जैसे धातु के भौतिक गुण में देखें हम लोग मिश्र धातु, जिससे पीतल बनता है कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनता है, तो ये धातुएं मिश्र धातु का निर्माण करते हैं लेकिन अधातुएं मिश्र धातु का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है ना। हालांकि अधातुओं को धातुओं में कुछ मात्रा में मिलाया जाता है उसके चमक के लिए या कुछ के लिए। ठीक है। कैसा? तो इतना हो सकता है आप लोगों का समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो अगले पेज में चलते हैं ना। अब कहता है धातु के रासायनिक। धातु के रासायनिक तो कहता है हम लोग का धातु के रासायनिक गुण। सबसे पहले आता है O2 से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया जी? O2 से अभिक्रिया ना। तो इसमें होता है धातु। कौन जी? धातु। यहाँ पर ऊपर देख रहे होंगे कि धातु के रासायनिक गुण
मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चीज हम लोग का हो जाएगा, मेटल। इसका जी मेटल। धातु के रासायनिक गुण क्या होता है, तो कहता है कि धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है। कौन सी, धातु। यह हुआ रासायनिक किसका, धातु। अब उदाहरण की मदद से देख रहे हैं कि एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रही है, माने एल्युमिनियम धातु है और ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं जी, ऑक्साइड। मतलब बोला जाए तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रही है। कौन सी हम लोग, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर। दूसरे नंबर पर देखा जाए हम लोग तो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रही है हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना रही है हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक इसी प्रकार हम लोग और उदाहरण ले सकते हैं। 3 नंबर में बोल सकते हैं कि मान सकते हैं कोई है हम लोग ले रहे हैं सोडियम। सोडियम क्या है जी, धातु है या अधातु है, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। तो सोडियम एक धातु है। अब यह किससे अभिक्रिया करेगा, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन से। किससे जी, हम लिखे ऑक्सीजन ना, माने O2 से। जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा Na2 और क्या बनाएगा जी, O। मतलब इसे बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार हम लोग और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ले सकते हैं हम लोग पोटेशियम के प्लस क्या जी, O। अब यह पोटेशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो वह क्या बनाती है, K2 और O। मतलब पोटेशियम ऑक्साइड बनाती है, ठीक है ना। कैसा, चलते हैं। तो वही बोलता है O2 से अभिक्रिया, तो बोलता है धातु O2 से अभिक्रिया करके, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। धातु प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनेगा। उदाहरण 1 में है एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, जब मिलता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। 2 नंबर में है कि कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। फिर से ठीक उसी प्रकार नीचे है 2 कि सोडियम जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है, आप लोग बोलिएगा, ठीक है ना। पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड में चलता है। तो कहता है Cl2 से अभिक्रिया, किससे अभिक्रिया जी, Cl2 से अभिक्रिया, माने क्लोरीन से अभिक्रिया ना। तो कहता है धात्विक क्लोरीन से अभिक्रिया करके धात्विक क्लोराइड बनाती है। कौन अभिक्रिया करता है, तो धातु करता है। किससे करता है, तो क्लोरीन से करता है। धात्विक क्लोरीन से अभिक्रिया करके धात्विक क्लोराइड बनाती है। अब यहाँ पर लिखा गया है धातु प्लस क्या जी, Cl2। क्या लिखा गया है जी, Cl2। धातु प्लस क्लोरीन जब आपस में रिएक्शन करता है तो धात्विक क्लोराइड बनाता है। 1 नंबर उदाहरण में देख रहे हैं कि Na प्लस Cl जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं जी, NaCl। दूसरा में है मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बना है जी, मैग्नीशियम क्लोराइड। तीसरे नंबर में है हम लोग का जब आयरन प्लस क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है तो आयरन क्लोराइड बना रहा है। मतलब यहाँ पर कहिए तो यहाँ पर आप लोगों का होना चाहिए FeCl2, ठीक है ना, FeCl2, ठीक है। कैसा, 3 दूना 6, यदि इसे बैलेंस किया जाए तो हम लोग यहाँ पर 3 से 3, अच्छा, ठीक है ना। यहाँ पर Cl3 लेने का अर्थ है कि हम लोग का आयरन का संयोजकता देखते हैं +2 और +3, तो यहाँ पर 3 लिया है, ठीक है ना, मैंने +3 कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 रखेंगे तो यह जो रासायनिक समीकरण है वह क्या होंगे जी, संतुलित होंगे, ठीक है ना। चलिए और भी ले सकते हैं हम लोग एग्जांपल 4 नंबर पे ले सकते हैं ना। पोटेशियम यदि क्लोरीन से रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा हम लोग जी, KCl बनाएगा। क्या बनाएगा, KCl, ठीक है ना। 5 नंबर में ले सकते हैं और उदाहरण कि यदि हम लोग मैग्नीशियम नहीं ना एल्युमिनियम यदि क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा Cl2 से तो क्या बनेगा, AlCl3 बनेगा, माने एल्युमिनियम क्लोराइड। यदि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो हम लोग कुछ न कुछ स्थापित करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देख रहे हैं एल्युमिनियम 1 है, एल्युमिनियम 1 का हम लोग का क्लोरीन कितना होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर 2 है तो हो नहीं सकता। तो इसके आगे 2 बैठ गया, 3 दूना 6 हो गया क्लोरीन, और यहाँ पर 3 बैठ गया और यहाँ पर 2, ठीक है ना। तो यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर 2 बैठिएगा तो क्लोरीन का परमाणु 2 हो गया, पोटेशियम का कितना हो गया, 2। क्लोरीन 2 है लेकिन पोटेशियम का 1 है तो यहाँ पर 2 बैठा दीजिए, तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। तो जब भी आप रिएक्शन बनाइए वहां पर संतुलित कीजिए। हालांकि पीछे एक छोड़ दिए हैं, वहां पर संतुलित हम नहीं कीजिए हैं, तो आप लोग उन समीकरण को क्या करेंगे, कॉपी पर बनाकर संतुलित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। N2 से अभिक्रिया, माने धातु जब नाइट्रोजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है।
तो बोलता है धातु नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके धातु की नाइट्राइड बनाती है, धातु नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके धातु की नाइट्राइड बनाती है। यहाँ पर लिखा गया धातु प्लस Na2। अब यह जब धातु नाइट्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा जी, धात्विक नाइट्राइड बनेगा ना। जैसे कि लिख रहे हैं हम लोग एग्जांपल, यदि एक में लेके चलिए तो हमारा है पोटेशियम, आप प्लस कर दीजिए Na2 माने नाइट्रोजन ना। जब पोटेशियम और नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन करेगा तो K3 और N बनेगा, क्या बनेगा जी, K3N यानी पोटेशियम नाइट्राइड, ठीक है ना। चलिए और ले सकते हैं हम लोग, मान रहे हैं कि सोडियम ले रहे हैं, Na प्लस Na2 ले रहे हैं, तो यदि यह रिएक्शन करेगा तो बनाएगा Na3 और क्या जी, N माने सोडियम नाइट्राइड। यदि इसको संतुलित करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर कितना बैठा सकते हैं, 2 बैठाइए ताकि नाइट्रोजन 2 हो जाए, और पोटेशियम कितना हो गया, 3 दूना 6, यहाँ पर 6 बैठा सकते हैं ताकि पोटेशियम कितना हो जाए 6। यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम है, यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर एक है, ये माने 1 है, लेकिन चाहिए हम लोग को नाइट्रोजन कितना चाहिए, 2, जबकि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 स्थापित कीजिए। नाइट्रोजन की संख्या 2 माने परमाणु संख्या 2 हो जाएगा, और सोडियम का परमाणु संख्या कितना जी, 3 दूना 6, तो हम लोग यहाँ पर 6 स्थापित कीजिए, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से 3 नंबर में और भी देख सकता है हम लोग रिएक्शन। यदि हम लोग ले सकते हैं कि मैग्नीशियम या ले सकते हैं हमने कि कॉपर ना, Cu। अब इसका संयोजकता हम 2 ले रहे हैं, ठीक है ना, +1 और +2 वो दोनों होती है, लेकिन हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, +2 ले रहे हैं ना। तो धातु जब नाइट्रोजन से अभिक्रिया करती है किसी से हम लोग Na2 से ना, तो यह बनाता है हमें धातु की नाइट्राइड माने Cu3 और Na2 बनाएगा, ठीक है ना, यह धातु की नाइट्राइड हो गया। अब बड़ा ही बात इसको संतुलित करने की, तो कॉपर की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 3 ना, क्योंकि इधर 3 है, इधर कितना है जी, 1। प्रतिफल उधर होता है, इधर क्या होता है जी, अधिकार ना। तो प्रतिफल को हम लोग तो कॉपर का परमाणु 3 है, तो इधर हम लोग 3 बनाने के लिए 3 स्थापित करेंगे, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन, तो यह संतुलित रासायनिक प्रक्रिया हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग धातु और नाइट्रोजन से अभिक्रिया करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। आप सभी लोग क्लासों को बढ़िया तरीका से देखिए, यदि कुछ डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करें, ताकि आगे या आने वाला समय में इसे और बेहतर तरीके से आप लोगों के समझाया जाए ना, कैसा। चलिए, धन्यवाद।